गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर बनता जा रहा है। तो कोई ना कोई तो ऐसा माइंडसेट होगा, साइकोलॉजी होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। तीन तरह के लोग हैं। एक पुअर माइंडसेट, उसकी इनकम आती है वो सारी की सारी एक्सपेंस में चली जाती है। मिडिल क्लास माइंडसेट, इनकम आती है, लाइबिलिटी बना ली, गाड़ी खरीद ली, आईफोन खरीद लिया, ट्रैवल ट्रिप पे चला गया, लाइबिलिटी बनाई, अब लाइबिलिटी का एक्सपेंस बनेगा, ठीक है। तो ये साइकिल उसका चलता रहेगा, वो एसेट क्रिएशन करने पे फोकस नहीं करेगा। तीसरा माइंडसेट है रिच माइंडसेट। रिच माइंडसेट क्या करेगा? इनकम आएगी, उससे एसेट्स बनाएगा। एसेट्स कुड बी एनीथिंग, एज सिंपल एज फिक्स्ड डिपॉजिट बना लेगा। संजय भाई, आपको लग रहा है फैमिली का भी रोल इंपॉर्टेंट रहता है सेविंग्स में या रिच माइंडसेट में? आपके घर में जो डिनर टेबल डिस्कशंस होते हैं उससे सबसे पहले आप सीखते हो कि पैसे का लेन देन और पैसे कैसे यूज होने चाहिए। जिस माइंडसेट से माता पिता चलेंगे उसी माइंडसेट को वो ट्रांसफर करेंगे अपने बच्चों को। म्यूचुअल फंड्स में कौन सी खराब चीज है? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने आज 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाला और अगले साल वो 1.5 लाख हो जाएगा, उसके अगले साल 2 लाख हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। हेलो दोस्तों, हर बार जब पॉडकास्ट में लेके आता हूँ आप लोगों के लिए तो उसमें कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल थे। संजय जी को आज हमने पॉडकास्ट के लिए बुलाया था। रेनाउंड CFA हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। ये प्राइमरीली बात करते हैं कौन कौन सी गलतियां आपको अगर पैसे बनाने हैं तो नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप SIPs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो जनरली लोग करते हैं। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप ना लास्ट तक इस पॉडकास्ट को देखना, क्योंकि जब आप बिट्स एंड पीसेस में देखते हो ना तो उस थॉट में आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। तो मेरा सजेशन ये है, शुरू से लास्ट तक ना इसको पूरा पॉडकास्ट को देखना और मेरे को लास्ट में बता के भी जाना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और आपके लिए पॉडकास्ट लाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वॉच टिल द एंड, यू लव इट। थैंक यू सो मच संजय भाई, आप पॉडकास्ट में आए, आपने टाइम दिया। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू सो मच। कोशिश करूंगा संजय भाई कि मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हैं, पॉडकास्ट के एंड तक मैं वो सारे तरीके सीख लूं जिसमें इसको कुछ महीनों में या सालों में 1 करोड़ बना सकते हैं। वाह, मतलब 3 0 और लगा दें। सिखा दोगे? करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ओके, वंडरफुल। सबसे पहले संजय भाई बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर बनता जा रहा है। तो कोई ना कोई तो ऐसा माइंडसेट होगा, साइकोलॉजी होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, 3 तरह के लोग हैं। एक पुअर माइंडसेट, एक मिडिल क्लास माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट। हमारे पास है इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, ये 4 ही चीज़ है पैसे को लेके। अब पुअर माइंडसेट वाले की सिचुएशन समझते हैं। उसकी इनकम आती है, वो सारी की सारी एक्सपेंस में चली जाती है। वो दिन में 500 रुपये कमाया उसने, और 500 रुपये कमाया, रात को पौवा पी लिया, आज जी अच्छा कमाई होगी, चलो जी कुछ खा लेंगे बढ़िया। वो सेविंग्स और ये सब तो दूर दूर तक नहीं सोच सकता। फिर आता है मिडिल क्लास माइंडसेट। मिडिल क्लास माइंडसेट क्या करता है? इनकम आती है, लायबिलिटी बना लेता है, उससे गाड़ी खरीद ली, EMI खरीद ली, आईफोन खरीद लिया, ट्रैवल ट्रिप पे चला गया, लायबिलिटी बनाई, अब लायबिलिटी का एक्सपेंस बनेगा, ठीक है। तो ये साइकिल उसका चलता रहेगा, वो एसेट क्रिएशन करने पे फोकस नहीं करता। तो ये मिडिल क्लास माइंडसेट है, क्योंकि उसको अपना स्टेटस दिखाना है, उसको दिखाना भी मैं ट्रैवल करके आया, इंस्टाग्राम पे पिक्स भी तो देनी है। और तीसरा माइंडसेट है रिच माइंडसेट। रिच माइंडसेट क्या करेगा? इनकम आएगी, उससे एसेट्स बनाएगा। एसेट्स कुड बी एनीथिंग, एज सिंपल एज फिक्स्ड डिपॉजिट बना लेगा, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा, या फिर अपना स्टार्टअप बनाएगा, या कोई छोटी कंपनी में साथ में जुड़ के पार्टनरशिप करेगा। कोई ना कोई प्रकार का एसेट क्रिएट करेगा। कोई शॉप ले लेगा, स्टॉक्स ले लेगा, बॉन्ड्स ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, एसेट लेगा, जिससे या तो उसको इनकम बनेगी या उस एसेट में ग्रोथ होगी आगे जाके। और एसेट के बाद फिर वो एक्सपेंस करेगा। तो इससे क्या होगा? हर बार जब इनकम आएगी एसेट बनेगा, फिर एक्सपेंस होगा, एसेट बनेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एसेट इतना बड़ा बेस बन जाएगा कि उसको अब पर्सनल इनकम करने की जरूरत नहीं होगी, एसेट इनकम ही बहुत जबरदस्त बन जाएगी उसकी। तो आपने जो बात कहना कि रिच बड़ा होते जा रहा है, रिचर होता जा रहा है, बिकॉज उसने शुरू से ही एसेट में इन्वेस्ट किया है। और एसेट्स मल्टीप्लाई होते हैं ओवर टाइम। हाँ, ये होगा कोई एसेट जल्दी मल्टीप्लाई होगा, कोई एसेट लेट मल्टीप्लाई होगा, पर मल्टीप्लाई जरूर होते हैं एसेट्स। तो उससे जो उसकी वेल्थ मल्टीप्लाई होती है, और बाकी फिर वो अपना खर्चा करता है और मजे से जीता है। तो ये मेन माइंडसेट डिफरेंस है बिटवीन पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच। ओके, मोटा मोटा देखें तो इट ड्रिल्स डाउन टू हैबिट्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हैबिट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं लोगों को कहता हूं आपकी तनख्वाह 20,000 है ना, लेट्स से आप 20,000 से स्टार्ट करें। आपका मन नहीं लग रहा ना कि मैं इन्वेस्ट तो कर ही नहीं सकता, 20,000 से कहाँ इन्वेस्ट करूं संजय सर, मैं तो बिल्कुल नहीं है पैसा।
तुम ये सोचो तुम्हारी तनख्वाह 19,500 रुपए है और ये 500 रुपए से एसआईपी कर दो, क्या तुम 500 रुपए से अरबपति बनोगे? नहीं बनोगे। पर क्या तुम्हारी जिंदगी भर तनख्वाह 20,000 रहेगी? नहीं रहेगी। तो आज 20,000 है तो तुमने ये सोच लिया चलो मैं 500 रुपए से कर लेता हूं, कल को 2 लाख होगी, 5 साल बाद हो जाएगी, 10 साल बाद हो जाएगी, तो ये 5,500 जो है वो तुम 50,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर अगर उस दिन हैबिट नहीं हुई तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो 2 लाख रुपए जीरो हो जाएंगे तुम्हारे, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। तो हैबिट क्रिएट करने के लिए आपकी इनकम कितनी भी कम हो, कुछ पैसा, 250 रुपए से एसआईपी चालू होती है। अब 250 रुपए तो 10,000 वाला भी निकाल सकता है। वो ये सोच ले कि मेरी तनख्वाह 9,750 रुपए है, ठीक है जी, डन, और 250 रुपए की एसआईपी कर दे, पर करो, इससे हैबिट बनेगी। संजय भाई, आपको लग रहा है फैमिली का भी रोल इंपॉर्टेंट रहता है सेविंग्स में या रिच माइंडसेट में? देखिए, लोग कहते हैं कि जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज होती है बच्चों को भी डायबिटीज होती है, हेरिडिटरी है। पर एक रिसर्च करी गई तो पता चला कि डायबिटीज हेरिडिटरी नहीं होती। तो फिर ऐसा क्यों है कि जहां पेरेंट्स को होती है वहां ज्यादातर बच्चों को भी होती है? बिकॉज उनके डिनर टेबल पे सेम खाना होता है, तो जो माता पिता खा रहे हैं वही बच्चा खा रहा है। तो जिस खाने से माता पिता को शुगर हुई उसी खाने से बच्चों को भी शुगर हो गई। तो जिस माइंडसेट से माता पिता चलेंगे उसी माइंडसेट को वो ट्रांसफर करेंगे अपने बच्चों को। अब अगर एक मिडिल क्लास व्यक्ति के घर पे हम जाएंगे तो वो अभाव की बात करेगा, स्कार्सिटी की बात करेगा, हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है। वो कभी आरओआई की बात ही नहीं करेगा। किसी रिच माइंडसेट के यहाँ जाओगे और उसका बच्चा बोलेगा डैड मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए हो, तो वो बोलेगा अच्छा बता इसका क्या करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कैसे रिटर्न्स बनेंगे। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास 10 करोड़ नहीं, हो सकता है उसके पास 10 करोड़ का उधार चल रहा हो, पर वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास 10 करोड़ नहीं है। वो पहले बोलेगा कि इससे करोगे क्या बेटा, तुम्हें पैसे चाहिए उसका करोगे क्या। मिडिल क्लास फैमिलीज में एक्सपेंस की बात चल रही होती है, अगला एक्सपेंस क्या है। रिच माइंडसेट फैमिलीज में बात चल रही होती है अगला एसेट क्या है। ठीक है, तो आई थिंक जिस तरीके से डायबिटीज सेम खाने की वजह से होती है, उसी तरह एक सेट ऑफ बच्चों का माइंडसेट सेम तरह के डिस्कशन से बनता है। डिनर टेबल डिस्कशंस शेप अप योर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग अबाउट मनी। आपके घर में जो डिनर टेबल डिस्कशंस होते हैं उससे सबसे पहले आप सीखते हो कि पैसे का लेन देन और पैसे कैसे यूज होने चाहिए। संजय भाई, डिनर टेबल पे इंडियन पेरेंट्स जो है, मैं सारी गलतियां जो है ना वो बच्चों की नहीं कहूँगा, मैं थोड़ी सी गलतियां पेरेंट्स की भी बोलूँगा। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो गलतियां हैं। इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ना कंपेयर करते हैं। इज इट राइट टू कंपेयर विद समवन कि वो इतना कमा रहा है, वो ऐसा कर रहा है लाइफ में, तुम वैसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? देखिए, अगर कंपैरिजन इज फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट, कि भाई देखो वो यहां पहुंचा, आप उसका इनपुट स्कोर्स देखो। प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग बोलते हैं कि देख उसने ऐसे कर दिया और देख वो कहां पहुंच गया, और ये व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट उसकी किन हैबिट्स की वजह से वो वहां पहुंचा है। हो सकता है वो जल्दी सुबह उठ के पढ़ाई करता है, मेहनत ज्यादा करता है, हो सकता है वो एक्स्ट्रा ट्यूशंस ले रहा हो सकता है वो 2-3 गेम स्किप करता हो इस चक्कर में और इसलिए उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हो, या कंपेयर कर रहे हो, मतलब जो भी वो अच्छा कर रहा है जिंदगी में। तो पहला, क्या कंपैरिजन इनपुट स्कोर्स के लिए हो रहा है या सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, आपको मॉडलिंग तो करनी पड़ती है। मॉडलिंग मतलब वो वाली मॉडलिंग नहीं, मॉडलिंग मतलब किसी से सीखना तो पड़ता है। अब हमें भी, आप भी एक ब्रांड चलाते हैं तो आप भी किसी को मॉडल करते होंगे, यार मेरे को ज़ारा की तरह बनना है, इस पर्टिकुलर चीज में मुझे ज़ारा की तरह बनना है, इस पर्टिकुलर चीज में मुझे इस ब्रांड की तरह बनना है। आप भी तो मॉडल करते हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो कंपैरिजन, बट दैट्स अ हेल्दी कंपैरिजन। इट्स अ सेल्फ इंप्रूवमेंट कंपैरिजन, कि आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, अपने इनपुट स्कोर्स को इंप्रूव करना चाहते हो ताकि आप उस डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंच सको। तो अगर कंपैरिजन इज फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट, इट इज ग्रेट। सेकंड, कंपैरिजन करते हुए ये याद रखिए कि क्या वो बच्चे की स्किल भी सेम है कि नहीं है। क्या आप मछली से पेड़ चढ़वाने की बात कर रहे हो या बंदर से तैरने की प्रतियोगिता करवा रहे हो, तो आपको स्किल मैचिंग भी तो करनी पड़ेगी उसके आउटकम के साथ। काफी बच्चे जो होते हैं वो एक जो है पर्टिकुलर चीज में अच्छे नहीं होते, पर इसका मतलब ये नहीं कि बी ऑल एंड ऑल हो गया, वो किसी और चीज में अच्छे हो सकते हैं। और आज की दुनिया में हमने देख लिया प्रोफेशन कहीं से भी उजागर हो सकता है। ये नहीं है सिंपल कि डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, एमबीए बनेगा तो ही पैसे कमाएगा। आज तो कुछ भी कर लो पैसे बना सकते हो आप। तो आपके बच्चे का कंपैरिजन जो हो रहा है वो इस बात से भी देखिए कि क्या वो बच्चे में वो स्किल भी है उस चीज को करने की, या फिर वो या मछली से पेड़ चढ़वाने का जो है प्रतियोगिता में पार्ट करवा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो फर्स्ट प्राइज लेके आएगा। ओके,
अब बात करते हैं पैसे की। मतलब पैसे की बात तो शुरू से कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स पे लोगों को ट्रेन करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जी। ज़्यादातर वीडियोस में ऑब्वियसली आप म्यूचुअल फंड्स में क्या अच्छी चीज़ें हैं वो बताते हैं, वो हम सुन चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स में कौन सी खराब चीज़ें हैं वो बता दो। और जब लेट्स से मैं म्यूचुअल फंड्स ले रहा हूँ तो मेरे को कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में खराब नहीं, देखिए हर तरह का म्यूचुअल फंड है। जिस तरीके से जब आप बुफे में जाते हैं तो हर तरीके का खाना होता है, मीठा भी होता है, तीखा भी होता है, अचार भी होता है, रायता भी होता है। तो कोई भी खाना खराब नहीं है अपने आप में, किसी का टेस्ट नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है, या फिर उसका हाजमा नहीं होगा उस चीज़ का। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में डेट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। इक्विटी के अंदर भी हाई रिस्क है, लेस रिस्क है, सब कुछ है। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो। म्यूचुअल फंड में दूसरी चीज ये है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने आज 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाला और अगले साल वो 1.5 लाख हो जाएगा, उसके अगले साल 2 लाख हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। मैं नहीं कहूंगा टोटली जीरो है, पर ऑलमोस्ट जीरो है। और इसी अपेक्षा के साथ लोग आते हैं कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा और वो कल के कल डबल ट्रिपल हो जाएगा। ये कभी नहीं होने वाला। तो ये म्यूचुअल फंड आपको कभी हेल्प नहीं कर सकता आपका पैसा डबल ट्रिपल करने में ओवरनाइट। तीसरी चीज, जब भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो एक दो चीजों का जो मेन ध्यान आपको ये रखना है, वो ये रखना है कि आपका म्यूचुअल फंड आपके रिस्क लेवल के हिसाब से होना चाहिए और ड्यूरेशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका निवेश का ड्यूरेशन छोटा है, अगर आपको 2 साल के लिए पैसा लगाना है, 3 साल के लिए पैसा लगाना है, तो आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो ही मत। आपके पैसे हो सकता है जितने आपने डाले थे उतने भी वापस ना आए 3 साल में, बिकॉज 3 साल ना इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत छोटा टाइम होता है। ये क्या हुआ, पिछले 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स बन गए सबको, तो सब चौधरी बने बैठे हैं कि देखो हमने तो इतने पैसे निकाल लेते हैं। मैंने 6-6 साल म्यूचुअल फंड को बिना हिले देखा हुआ है। तो जब वो 6 साल आएंगे ना, तब मैं देखना चाहूँगा ये जितने बने हैं लोग कि हम म्यूचुअल फंड में तो इतना IRR आ गया, इतना 30% बना लिया, वो कहाँ मिलेंगे हम देखना चाहेंगे। तो आपको ओवरनाइट एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। रिस्क अपने एपेटाइट के हिसाब से लेना है। आप कितना लाल देख सकते हो उसके हिसाब से रिस्क लो, वो कितना रिटर्न दे रहा है उसके हिसाब से रिस्क मत लो। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, स्मॉल कैप फंड है 36% रिटर्न दिया साल का, चलो 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 इसको ले लो। अरे आप देखो तो सही कि आप उसका रिस्क देख सकते हो। ये तो देखो वो नीचे कितना गया था, वो नीचे गया 60% एक बार। क्या 60% का रिस्क ले पाओगे आप कि आपने 1 लाख रुपए डाला वो 40,000 रह गया? तो रिस्क और रिटर्न को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। और तीसरा, जब भी आप म्यूचुअल फंड लो, कोशिश ये करो कि उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम, क्योंकि देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। जो एक्सपेंस रेशियो है वो आप ही के रिटर्न्स को कम कर रहा है। तो जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना आपका रिटर्न ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ बेसिक हाइजीन चीजें हैं जो आप म्यूचुअल फंड्स पर। ओके संजय भाई, पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स की ज़रूरत हुआ करती थी। हम उनसे रिगरस डिस्कशंस करते थे म्यूचुअल फंड्स लेने से पहले या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब AI आ गया है, चैट GPT कॉमनली लोगों के पास फ्री में अवेलेबल है। तो क्या अब फाइनेंशियल एडवाइज़र की एक्चुअली ज़रूरत रह गई है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो मैं चैट GPT पे जाता हूँ और वहाँ पे लिखता हूँ मेरे पास 1 लाख रुपए है, इतने साल में मेरे को इतना रिटर्न चाहिए, इतने साल मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्या वो सही तरीका है करने का या उसमें कुछ फ्लॉज हो सकते हैं? आपको ना एडवाइज़र एक बहुत बड़े चीज़ के लिए चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज लोगों को ये पता है कि वर्कआउट करके पतला होना है, तो वो भी आपको चैट GPT दे सकता है। बट फिर भी आप एक जिम ट्रेनर क्यों रखते हो या पर्सनल ट्रेनर क्यों रखते हो? क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है। जब आप थकते हो तो वो आपको पुश करता है कि भाई नहीं, थकना नहीं है भाई, करना है। सो फॉर दैट रीजन यू कीप अ कोच विद यू। क्या कहते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना नहीं आता? आता है। दुनिया में सबसे अच्छा फुटबॉल उसको खेलना आता है, पर उसका भी कोच है। और उसका कोच देखोगे तो तुंदुमल है, मतलब पेट है उसका, मोटा है वो, तो मतलब उतना तेज भागना मतलब चल भी नहीं सकता एज कम्पेयर टू व्हाट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज, पर फिर भी वो उसका कोच है। तो वह चैट GPT से सीख सकता है कि गोल कैसे मारना है, सब करना है। कोचेज आर रिक्वायर्ड फॉर योर लो टाइम्स। मतलब कोचेज या फिर कंसल्टेंट्स या फिर जो भी आपके एडवाइजर्स हैं, वो क्यों चाहिए होता है? अब अचानक से आपने एक पैसा डाला, आपने डाला मैं 20 साल निवेश करूंगा। आपने 2019 में पैसा डाला राहुल भाई कि मैं 20 साल तक निवेश करूंगा, मुझे समझ आ गई 20 साल में बहुत पैसा बन जाएगा। 2020 में कोविड आ गया। अब आपके मन में लालच आ रहा है कि यार जो मैंने पैसे डाले थे वो तो 30% नीचे हो गए भाई। मैंने तो सोचा था मैं 20 साल में 4 गुना करूंगा, 10 गुना करूंगा, 20 गुना करूंगा, यहाँ तो पैसा ही नीचे हो गया। तो इस समय पे आपको मन करेगा पैसा बाहर निकालने।
और इस समय पे आपका एडवाइजर आपको बोलेगा भाई क्या बात कर रहा है, हमने तो बताया था तेरे को ये मौके आएंगे, ये तो पहली बार आया, 4 बार और आएंगे। तो उस समय का जो सपोर्ट आपको चाहिए, उस समय का जो ट्रेनिंग आपको चाहिए, जो आपको रेजिलियंस चाहिए उस टाइम का, वो सिचुएशन को फेस करने का, वो एक एडवाइजर आपको दे सकता है, क्योंकि उसने ऐसे साइकिल्स बहुत देखे होते हैं, उसने ऐसे केसेस बहुत देखे होते हैं। तो वो आपको एग्जाम्पल्स के साथ जो है कॉन्फिडेंस दे सकता है कि तू टिका रे भाई, तू पैसा बना लेगा। दूसरी चीज ये है कि चैट जीपीटी या कोई भी चीज जो है ना, वो आपके इमोशन को नहीं समझ सकता। जब आप एक एडवाइजर आपसे बात करता है तो वो बहुत सारी चीजें आपसे निकालता है। आपकी बेटी की शादी है, उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, बच्चे की कुछ और स्पेसिफिक कंडीशन है, कोई परेशानी है, कोई आपके मन में फियर है, एंग्जाइटी है किसी चीज़ को लेके, वो आप चैट जीपीटी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर फिर से काम आ जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी एडवाइजरी का मतलब सिर्फ फाइनेंस नहीं, आई थिंक हेल्थ, मेंटल वेलनेस, कोई भी जगह पे बिजनेस, एकदम रिप्लेसमेंट होना तो इम्पॉसिबल है। रादर एडवाइजर्स के लिए ये अच्छा हो जाएगा, वो ज्यादा क्लाइंट्स को टेक केयर कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एआई का सपोर्ट होगा। तो 70-80% काम जो होता है, जो बैक एंड वर्क होता है, वो एआई कर सकता है। बाकी 30% जो कस्टमर को मैनेज करना, उसके इमोशंस को मैनेज करना, वहां पे एडवाइजर एक अच्छा काम है। अब बात कर लेते हैं संजय भाई क्रिप्टो करेंसी की। हॉट टॉपिक है। लोगों को लगता है रात को सोऊंगा, सुबह उठूंगा तो मेरे पैसे डबल हुए मिलेंगे। लेट्स से कोई 10th पास करता है बच्चा और वो सोचता है यार पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, एक छोटा सा डिसीजन कि क्रिप्टो करेंसी ले लेता हूँ और पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। क्यों मेरे को इंजीनियरिंग के लिए पहले एंट्रेंस दूँ, फिर इंजीनियरिंग करूँ, फिर एमबीए करूँ और जाके पैसे कमाऊँ। ये बहुत सारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स का आज की तारीख में माइंडसेट है जी। आप कितना इस माइंडसेट को सपोर्ट करते हो? देखिए, इन्वेस्टमेंट पैसिव होती है, काम धंधा नौकरी फ्रीलांसिंग एक्टिव होती है, और एक्टिव इनकम के बिना पैसिव इनकम नहीं बनती है। आपको क्रिप्टो करना है, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ क्रिप्टो करके ज़िंदगी निकल जाएगी, ये नहीं हो सकता। सिर्फ क्रिप्टो करके करना है तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी क्रिप्टो में, आपको ब्लॉकचेन सीखना पड़ेगा, वेब3 सीखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट सीखने पड़ेंगे, आपको जाके कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, तो वो डोमेन से आप पैसा कमा पाओगे। पर आप ये सोचो कि मैं रात को डालूंगा, वो कहते हैं ना मार्केट पंप होगी या डंप, आज रात बताएगा डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी सब लोग ने बिटकॉइन किया, बिटकॉइन $1,25,000 चला गया, 2 दिन के अंदर $1,13,000 आ गया। अब आपको $1,25,000 पे लगा यार बहुत तेजी से भाग रहा है, मैं ले लेता हूँ। अब वो $1,13,000 आ गया, अब आपकी बैंड बजी पड़ी है। अब आपको नहीं पता वो वापस कब 1,25 होगा, हो सकता है ओवरनाइट हो जाए, हो सकता है 1 साल बाद हो सकता है 3 महीने बाद हो। ये सब चीजें ना, हाँ, बट ये मुझे एक रीजनेबल श्योरिटी लगती है कि ओवर 10 to 20 ईयर्स शायद ये 10 गुना हो जाएगा। मुझे नहीं पता अगले 10 मिनट में कितना होगा, मुझे नहीं पता अगले 10 दिन में कितना होगा, पर हो सकता है, इन हिस्ट्री इसने प्रूव किया है, अगले 10-1 साल में हो सकता है ये 5 गुना 6 गुना हो जाए। तो वो भी बहुत अच्छा रिटर्न है, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा इसमें। तो क्रिप्टो से आप इन्वेस्ट करके, ट्रेडिंग करके एक बार पैसे कमाना, या ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो, पर बहुत सीखना पड़ता है, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना पड़ता है। सेबी भी कहता है 100 में से 7 ट्रेडर पैसा कमाते हैं। तो पहले सीख लो। जिस तरह मेडिकल करने को 5 साल लगेगा, डॉक्टरी ये इंजीनियरिंग करने को 4 साल लगेगा, ये भी सीखने को टाइम लगेगा। यहाँ आप 2 महीने में सीख के या 2 दिन में सीख के आप सुपर ट्रेडर थोड़ी बन जाओगे, इट विल टेक टाइम। तो अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग से करियर बनाना है तो पहले सीखो, समय दो, फिर धीरे 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 उसको करियर की तरह बनाओ। अगर आपको क्रिप्टो से एक्टिव इनकम करनी है तो आपको पहले उसकी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, कोई प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा और उस सेक्टर में नौकरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप ऐसे क्रिप्टो से ओवरनाइट रिच नहीं बन सकते। लेट्स से मैं पैसिव इनकम की ही बात करूं संजय भाई, फॉर एग्जांपल मेरा कुर्बत ब्रांड चल रहा है, क्लोथिंग ब्रांड है ना, बिल्कुल। और मैं क्रिप्टो को एज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ। मेरे पास लेट्स से 10 लाख रुपए हैं जो मेरे को क्रिप्टो में डालने हैं, तो मेरे को कितने दिन की लर्निंग चाहिए होगी ये डिसीजन लेने के लिए? आप उसको एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं या मतलब बिल्कुल पैसिवली कुछ करना नहीं चाहते? ज़्यादा टाइम ना लगे। बहुत बढ़िया। तो आप एक काम कीजिए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप उस 10 लाख रुपए से क्रिप्टो में SIP कर दीजिए। अब क्रिप्टो में 5-6 बड़े कॉइन्स हैं। देखो, वैसे आपको मैं मजेदार बात बताऊं, भारत में 6,000 लिस्टेड कंपनीज हैं, 6,000।
क्रिप्टो वर्ल्ड में 1,80,00,000 लिस्टेड कॉइन्स हैं, 1,80,00,000। तो आप सबको देख ही नहीं सकते। तो आप टॉप 5-6 को पकड़ लीजिए। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि यूएस एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड करेगा 5 कॉइन्स में, बिटकॉइन में करेगा, इथीरियम में करेगा, XRP में करेगा, सोलाना में करेगा और एक और किसी में करेगा। तो आपने देखा, आपको लगा वाह यार यूएस करेगा तो कुछ तो सोचा होगा, आप इन्हीं 5 में SIP चालू कर दो। आपको SIP करने से कौन रोक रहा है? मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं, किसी ने 2015 में SIP चालू की होती ना बिटकॉइन में, तो आज उसको सालाना 75% पर एनम का रिटर्न था, जिसे हम IRR कहते हैं, जो म्यूचुअल फंड में लोग 14-15% ढूंढ रहे हैं। पर क्या इसका मतलब है सारा पैसा मैं उठा के क्रिप्टो में डाल दूं? नहीं। आप अगर 10,000 की SIP कर सकते हैं तो 500 रुपए डाल दो, 1,000 रुपए डाल दो, उससे आपके रिटर्न्स बेटर हो जाएंगे और रिस्क कम रहेगा। कल को जीरो हो गया क्रिप्टो, क्या फर्क पड़ता है? 5% ही तो डाला था, सारा घर का जेवर बेच के थोड़ी डाल दिया था हमने इसमें। तो अगर आपको 10 लाख रुपए डालने हैं तो आप SIP चालू कर दीजिए, इन 5 कॉइन्स में कर दीजिए। उसमें भी जो बड़े कॉइन्स है जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, उसमें 70% कर दीजिए, बचा हुआ 30% इन बाकी 3 में कर दीजिए, खत्म। और शांति से बैठ के 10-15 साल तक वेट कीजिए। आप अपने कुर्बत ब्रांड को हजारों करोड़ का बनाइए, ये अपने आप चलता रहेगा। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको पैसिव इनकम बनानी है तो एक जो की उसमें आपको इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा पेशेंस। एब्सोल्युटली, बिना पेशेंस कुछ नहीं मिलने वाला। बिना, अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ ओवरनाइट डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, तो दैट इज नेवर गोना हैपन। हम कहते हैं भाई जैसे जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है तो अगर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां आपको लग रहा है कि यार ये तो जंगल में सुंदर लड़की दिख गई, तो भाई वो आपको हथियाने आई है ठीक है, तो कोशिश करके इससे दूर रहिए। ओके संजय भाई, जो बिलियनर्स हैं खुद तो बन गए बिलियनर्स, लेकिन वो नहीं चाहते कि दुनिया में बहुत सारे बिलियनर्स बने, तो कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो हम लोगों से छुपाते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये मिथ है कि वो नहीं चाहते। हमारे यहाँ लोग बनना नहीं चाहते बिलियनर्स। वो बोलते हैं, देखिए बोलने को तो कोई भी बोलते हैं मैं बिलियनर बनना चाहता हूँ, पर आप अपनी हरकतें तो दिखा दो, है ना, कि आप बिलियनर कैसे बनोगे, क्या आप वो फॉलो कर रहे हो जो वो लोग करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपको किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली अचीव करना है तो पहले उसको मॉडल कर लो, उसको देख लो कि मैं किसको अचीव करना चाहता हूँ, मैं XYZ की तरह बनना चाहता हूँ। तो आप देखोगे तो सही वो करता क्या है। इफ यू वांट टू हैव अ बॉडी लाइक ऋतिक रोशन, सो यू हैव टू फॉलो ऋतिक रोशन्स रूटीन, कि वो कितने बजे उठता है, कितनी देर जिम जाता है, किस तरह का खाना खाता है। अभी एक बार विराट कोहली ने कहा कि मैंने 500 या 600 दिन के लिए एक ही टाइप का खाना खाया है। हमारे को यहाँ रोज चाहिए कि यार रात को क्या खाऊं, चल आज रात को छोले भटूरे खाता हूँ, अगले दिन मैं फिर अच्छा आज क्या खाऊं, आज मैं चलो ये खा मोमो खा लेता हूँ। भाई अगर अब फिर शाम को बोलो कि नहीं मेरे को विराट कोहली बनना है, कैसे बनोगे यार? देखो तो सही वो क्या कर रहा है, उसका परिश्रम देखो, उसकी तपस्या देखो। तो आई थिंक फर्स्ट इज कि लोग जो है वो बनना चाहते नहीं है, सिर्फ बनना बोलते हैं कि हमें बनना है। सेकंड, देखिए बिलियनर्स 2-3 चीजें जो मुझे समझ आता है वो करते हैं। एक तो वो ना डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा इजी रखते हैं, बहुत सरल रखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं चीजों को। और एक वो फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं, जल्दी डिसीजन लेना जानते हैं। देखिए, वी आर ऑल सम टोटल ऑफ आवर डिसीजंस। हमने बचपन में कोई डिसीजन लिया था जिस वजह से मैं इंजीनियर बन गया, फिर जिस वजह से मैं MBA बन गया, फिर जिस वजह से मैंने नौकरी कर ली, फिर जिस वजह से मैंने आगे आके कंटेंट कर लिया। वी आर ऑल सम टोटल ऑफ आवर डिसीजंस। चॉइस एंड टाइम इज ऑल वी हैव, ठीक है, हमारे पास समय और उस समय के साथ हमारी चॉइस है। तो डिसीजंस वो जल्दी लेते हैं, दैट इज मुझे लगता है दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दे आर हाइपर फोकस्ड। जो वो अचीव करना चाहते हैं ना, वो उस पर लगे रहते हैं, बहुत क्लियरली लगे रहते हैं। तीसरा, आई थिंक दे हैव अ गोल इन माइंड। आई थिंक आई शुड हैव सेड दिस फर्स्ट, कि दे हैव अ वेरी क्लियर गोल इन माइंड। मैं कोई भी बड़े आदमी से मिला, मैं बिलियनर नहीं कहूंगा, पर मैं किसी भी बड़े आदमी से मिला हूं ना, उसका गोल क्लियर होता है उसको, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ का हो, चाहे वो उसके बिजनेस का हो, चाहे वो उसकी इन्वेस्टमेंट्स का हो। जिस व्यक्ति का गोल क्लियर है ना, उसके लिए रास्ता अपने आप बन जाता है। वो कोबे ब्रायंट कहते थे ना, व्हेन यू नो व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। तो अगर आपको पता है आपको क्या चाहिए, तो फिर दुनिया में सब कुछ है उसको अचीव करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कुछ सीक्रेट्स है, और इसमें कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो अनअचीवेबल है, ठीक है, कि भाई ये सिर्फ जेफ बेजोस के पास ही है ये सीक्रेट, और कोई नहीं कर सकता है। जेफ बेजोस की कंपनी के बाद भी बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनीज बनी जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं किया। Amazon, ये फ्लिपकार्ट के बाद भी इंडिया में बहुत सारी कंपनीज बनी जो बहुत अच्छा कर रही हैं। रादर अमेजॉन अब परेशानी में है क्योंकि वो 1 डे डिलीवरी पे, 2 डे डिलीवरी पे, जेप्टो और ये सब तो 10 मिनट डिलीवरी पे। धीरे धीरे वो अपने SKUs बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ वो उनको स्ट्रेस दे रहे हैं कि भाई देखो ये छोटे से बच्चे आए और कहाँ निकल गए 20-20 साल के। सो
आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किस तरह से डिसीजन लेते हो, कितने स्पीड में काम करते हो और आपकी क्लैरिटी कितनी है. आई थिंक इफ यू हैव दिस स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल डेफिनेटली सक्सीड. ओके संजय भाई, स्कैम्स की बहुत बात होती है जब फाइनेंस का जिक्र आता है, तो इंडिया में कौन से बड़े स्कैम्स हैं जो हुए हैं या अभी भी हो रहे हैं और लोग उस स्कैम में, ट्रैप में अभी भी उसका पार्ट बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले स्कैम के अंडरलाइन को समझते हैं. व्हाट इज अ स्कैम? स्कैम तब होता है जब किसी के ग्रीड को, जब किसी का ग्रीड उस पर हावी हो जाता है. अभी शारदा चिट फंड स्कैम है, 50,000 करोड़ से ऊपर का कुछ स्कैम था. क्यों था? क्योंकि भाई आप एक काम करिए, 1,000 रुपये दीजिए, हम आपको हर महीने 100 रुपये का ब्याज देंगे, 10% पर मंथ. भाई जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल है, बैंक 6% दे रहा है साल का, ये 10% महीने का दे रहा है, कहां से देगा? एंड ऑफ द डे तो उसको, भाई सिंपल सी एक हर्डल रेस है, हर्डल रेस में जो भाग रहा है एथलीट है, उसको हर्डल तो क्रॉस करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो रेस एंड करेगा. अब एक 10% अगर वो आपको दे रहा है तो उसको तो 15% बनाना पड़ेगा ना, तब तो वो आपको 10% देगा. और मेरे को तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पता जो 15% महीने की बना के दे दे कंसिस्टेंटली. क्लोज टू इम्पॉसिबल है पर मंथ. तो ग्रीड से आपका सबसे पहले स्कैम चालू होता है. ठीक है. सेकंड, जब ये ग्रीड नेटवर्क इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है. क्या हुआ? संजय भाई राहुल भाई के पास आए और बोले, वी नो ईच अदर, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो यार राहुल भाई, देखो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है, इसमें पैसे डाल दो और देखो आपको 10% पर मंथ मिलेगा. आपने डाल दिया. बोला यार संजय भाई बोल रहे हैं, चलो डाल देते, 50,000 डाल देते. पहले महीने आपको 5,000 मिल गए, दूसरे महीने मिल गए, तीसरे महीने मिल गए. अब आप चले गए किसी अपने दोस्त के पास, वो बोले यार मैंने देखा है इस स्कीम में पैसा डाला है, तू भी डाल दे. तो अब ये नेटवर्क इफेक्ट बन जाता है. तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है. और एक जब गरीब आदमी के पास कोई पहुंचता है और उसको बोलता है देख यार मैं तेरे पैसे को 10% दूंगा, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. उसको यार 1,000 रुपये मिलेगा महीने का, मेरा तो घर का राशन आ जाएगा, मेरे बच्चे की फीस चली जाएगी, मेरी माँ के बीमारी की दवाई आ जाएगी. तो उसके लिए वो 1,000 रुपये या छोटा अमाउंट भी बहुत वैल्यूएबल हो जाता है. तो ये शारदा चिट का फंड स्कैम भी यही था. सहारा के साथ भी सिमिलर स्टोरी हुई थी. फिर एक वो पर्ल हाउसिंग या कुछ था, उनके साथ भी यही था, 40,000 करोड़ के आसपास का स्कैम था उनका. अभी रिसेंट डेज में जेन स्ट्रीट करके एक बहुत बड़ा स्कैम सेबी ने किया था, जहाँ पे ऑपरेटर जो है वो इंडियन ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचा रहा था. 34,000 करोड़ रुपए कमाए जेन स्ट्रीट ने इंडियन मार्केट से. और वो 34,000 करोड़ किसके गए? आम छोटे निवेशकों के चले गए, जो 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये से ऑप्शंस खेलते थे, उनके चले गए. जेन स्ट्रीट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था. अभी सेबी ने उन पर पेनल्टी लगाई 4-5 हज़ार करोड़ की. और उसके अलावा मुझे लगता है ये जो बेटिंग गैम्बलिंग ऐप, अभी रिसेंटली कल ही सरकार ने एक बिल लेके आई है कि सबको बैन कर देंगे वो. तो आई थिंक गेमिंग जो बंद करी है वो बहुत अच्छा स्टेप है उससे, क्योंकि यूथ है ना, टाइम भी वेस्ट कर रहा है, पैसा भी वेस्ट कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं पा रहा है. और वो 10-20 उसके लिए 10-20 रुपए है, पर जिसके पास जा रहा है उसके पास 2-3 करोड़ अकाउंट्स हैं, वो आराम से 20-30 करोड़ रुपए कमा रहा है. बच्चों के 10-20 रुपए जा रहे हैं. और 10-20 रुपए भी तो शुरू में होते हैं संजय भाई. हाँ, उसके बाद 50 हो जाता है, 100 हो जाता है, पड़ जाती है, तब तो आप हजारों खर्च करते हो, और वो भी दिन में 3-4 बार खर्च करते हो, बहुत खर्च करते हो. तो आई थिंक वो भी बहुत अच्छा मेजर है कि अवेलेबल ही मत करो, साइड ही कर दो इसको चीज को. तो ये कुछ रिसेंट डे स्कैम्स हैं जो हुए हैं, जो बड़े बड़े स्कैम रहे हैं. आपको लग रहा है इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, स्पेशली इंडिया में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो सही रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं? हम सुनते किसको हैं ये भी हमारी चॉइस है. ठीक है. और अगर कोई इन्फ्लुएंसर को लाइक्स मिल रहे हैं या व्यूज़ मिल रहे हैं और वो कुछ गलत प्रमोट कर रहा है और उसको व्यूज़ और लाइक्स मिल रहे हैं, तो मेरे को लगता है इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा ये ऑडियंस के बारे में बात कर रहा है. अगर एक छपरी इन्फ्लुएंसर है जो अपने लाइफस्टाइल दिखा रहा है, वो भी भाड़े पे ली हुई, और बता रहा है देख मैं तेरे को कमाना सिखाऊंगा, ये देख लैम्बोर्गिनी कैसे कमाते हैं, ये देख फॉर्च्यूनर कैसे बनाते हैं, गोली भी तो चली है 4 दिन पहले. गेस द नेम. तो और उसके बाद उसकी वीडियो को 10 मिलियन व्यूज हैं, 15 मिलियन व्यूज हैं, लाखों शेयर्स है. तो दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट आवर कंट्री कि हम किसको आइडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. और वहीं एक आदमी, हमारे जैसा बोरिंग आदमी आके बोलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, आराम से चलो, स्किल्स पे फोकस करो, एक्टिव इनकम बढ़ाओ, बिजनेस करो, अच्छी जॉब करो, अपने आप को अपस्किल करो, फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करके एक अपने लिए वेल्थ क्रिएट करो. तो हमारे को उतने लाइक्स और व्यूज़ नहीं मिलते. इज नो कंप्लेंट. जो हमें देखता है वो सिंसियर ऑडियंस है.
और सिंसियर कम है, इसलिए दुनिया में सक्सेसफुल लोग भी कम है। तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर, देखिए क्या होता है ना, जो एक कस्टमर की डिमांड होती है, कोई ना कोई उसको फुलफिल करने जरूर आता है। अब वो डिमांड अच्छी है, सही है, गलत है, इसका डिसीजन हम नहीं ले सकते, बट हर गैप के लिए कहीं ना कहीं सोल्यूशन क्रिएट होगा। अगर लोगों को अल्कोहल की लत थी तो अल्कोहल बन गई, ठीक है। लोगों को सिगरेट की लत थी, टबैको आ गया, ठीक है। टबैको की लत थी, सिगरेट आ गया। लोगों को बेटिंग की लत थी तो गेम्स आ गई। तो ये तो लोगों को कंट्रोल करना है ना। बायर बीवेयर, भाई अगर आप किसी घर में घुसे जिसके बाहर लिखा है कि घर के अंदर कुत्ता है, बीवेयर ऑफ अ डॉग, और आप चले गए और कुत्ते ने आपको काट लिया, तो कुत्ते की गलती थोड़ी है, आपकी है। यू वर नॉट अवेयर। सो आई थिंक दिस ऑडियंस को डिसाइड करना चाहिए। जो गलत कमिटमेंट्स करते हैं, फॉल्स होप्स जगाते हैं, ओवरनाइट रिच होने के कमिटमेंट्स देते हैं, लाइफस्टाइल शो करते हैं, आई थिंक उनको नहीं देखना चाहिए। आपने पर्सनली संजय भाई ऐसे कुछ केसेस देखे हैं कि कोई इंसान बहुत अच्छा कर रहा हो, गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए, एंड टुडे दैट पर्सन इज नोवेयर? ओह या, मतलब मल्टीपल सच केसेस, मल्टीपल। और हमारे पास आते भी रहते हैं बात करने, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे। एक लड़का था कॉल सेंटर एजेंट। अब आप भी जानते हैं कॉल सेंटर एजेंट की सैलरी एनीवेयर अराउंड 22 to 25,000 रुपीज़, यंग 21 ईयर ओल्ड। और उसने ऑप्शंस में ट्रेडिंग चालू करी। अब वो शुरू का बिगनर्स लक था, तो थोड़े पैसे बन गए। उसने देखा यार मैं तो महीने का 8% 9% कमा रहा हूँ। तो उसने अपने दोस्तों को बोला, देखो मैं 8-9% कमा। अब दोस्त भी, यार मुझसे भी ले लेना, मेरे भी 50,000 लगा था, मेरे भी 50 लगा। उसने ऐसे ले लिए, उसने लिए, और अब ट्रेड्स उसके अगेंस्ट पड़ने लग गए। अब उनको कवर करने के लिए उसने और लोन लिया, वो भी ट्रेड्स उसके अगेंस्ट पड़ने लगे। एक दिन एक बड़ा ट्रेड लिया, वो सारा पैसा वाइप आउट हो गया, पूरा ट्रेड जीरो हो गया। तो जितने लोगों से लिए थे, खुद का था, सब कुछ जीरो कर दिया। टुडे ही हैज अ लोन ऑफ 70 लाख रुपीज। उम्र उसकी 23-24 साल की है, ठीक है। 2 साल पहले स्टार्ट किया था उसने। तनख्वाह उसकी 25-30 हज़ार रुपये है। अब आप मुझे बताइए वो 70 लाख कब चुकाएगा? तो ही इज नाउ बैक इन लाइफ बाय 20 ईयर्स। 20 साल खराब हो गए उसके अगले। या तो वो बोल दे कि भाई मैं देने नहीं वाला पैसे, कुड़की हो गया, या अगर उसको देने हैं पैसे सबको, तो भाई उसको तो बहुत सा तो ऐसा भी एक डिसीजन, कोई भी डिसीजन ऐसा लेके आप जो है पीछे हो सकते हो लाइफ में, बहुत पीछे हो सकते हो। और आपने कोई ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट से लोगों ने शुरू करा हो और आज बहुत अच्छे पोजीशन में हो कुछ ही साल में? ओ यस, बिल्कुल। पर मैंने ऐसा केसेस ट्रेडिंग में और इसमें नहीं देखे, स्टॉक मार्केट। मैंने वहाँ देखे जहाँ लोगों ने खुद का बिजनेस डेवलप किया। जैसे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो उन्होंने एक फर्नीचर कंपनी चालू की थी कोविड में, 235 रुपये से। उनके पास सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड था, और पहले वो नौकरी करते थे किसी और कंपनी में, तो उनका खुद का नाम अच्छा था मार्केट में। तो वो विजिटिंग कार्ड बना के उन्होंने पहला स्टोर ले लिया किसी से, और उसको डिलीवर कर दिया 2020 में। टुडे वी आर सेटिंग इन 2025। लास्ट ईयर द कंपनी डिड अ रेवेन्यू ऑफ 40 crore विद अ प्रॉफिट ऑफ 3 crore। अब वो एसएमई लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो 235 रुपये से स्टार्ट हुआ, बिहार का एक आदमी, मेहनत करी, और वो 40 करोड़ के धंधे तक उसने बिजनेस को पहुंचा दी, जहाँ 3 करोड़ का प्रॉफिट भी कर रहा है आज के दिन। पर ये व्यापार में पॉसिबल है, एंटरप्राइज में है, फ्रीलांसिंग कर सकते हो तो उसमें है। अगर आप ये सोच रहे हो ये ट्रेडिंग से हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल। लेकिन हम जो देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो तो ये दिखाते हैं ना कि रॉयल इनफील्ड के शेयर अगर आपने 1990 में ले लिए होते तो आज आपके पास अंबानी के साथ वाला घर आपका होता। मुझे आप बताइए कि किसी ने 1990 में शेयर खरीदे हैं, वो आज तक होल्ड ही नहीं कर सकता था। ये सब हाइपोथेटिकल बात है। इंडिया में जो एसआईपी कर रहे हैं, एवरेज एसआईपी 1.5 साल की है। एक निवेशक 1.5 साल बाद एसआईपी से बाहर जा रहा है। 100 में से सिर्फ 11 निवेशक ऐसे हैं जो 5 साल से ऊपर एसआईपी रख रहे हैं। जब लोग 5 साल से ज्यादा एसआईपी नहीं रख पा रहे, तो शेयर्स कहां से 40-40 साल तक होल्ड करेंगे? अब 0.0001% कोई किसी ने होल्ड कर लिया तो उसकी कहानी फेमस हो जाती है। वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। तो ऐसी बहुत कहानियां हैं जहाँ लोग डूबे भी हैं, खराब भी हुआ है उनकी सिचुएशन, पर ये एक आधी सक्सेस स्टोरी होती है जो लोग गाना गा देते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप पैसा बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, पर होल्ड तो करके दिखा दो लॉन्ग टर्म। ये जो बीच में 6 साइकिल्स आए थे, जब क्रैशेस हुए थे, तब रियल टेस्ट होता है। इसलिए मैं लोग को कहता हूँ कि सलाह उस आदमी से लो
जिसने मिनिमम जिंदगी में 2 से 3 क्रैश देखे और फिर भी मार्केट्स में टिका हो, उनसे सलाह लो, वो आपको सही सलाह देंगे, क्योंकि झेल चुके हैं ना। ये कोई नया बच्चा आया, उसने अभी 2020 में इन्वेस्टमेंट चालू किया, उसने तो सिर्फ चढ़ती कला देखी है, एक बार जरा उड़ती कला देखे, उसके बाद साइडवेज की कला देखे, जब 5-5 साल शेयर प्राइस हिलता नहीं है तब देखेंगे ना क्या रेजिलियंस है उनमें। सो इफ यू टेक एन एडवाइस, टेक फ्रॉम समबडी हु हैज स्पेंट सम टाइम इन द मार्केट। 1-2 क्रैश देखे उसने, उसके बाद वो आपको डेफिनेटली अलग चीजें बताएगा। ग्रेट। पैसे की बात करें और वॉरेन बुफेट साहब की बात ना करें तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। अनफेयर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिनोनिमस है उनका, क्राइम हो जाएगा। हाँ। तो उनकी कौन सी आपको एक क्वालिटी जो, मतलब उनमें तो बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, है ना, एक क्वालिटी कौन सी आपको लगता है कि जिसने ये बहुत बड़ा चेंज करा है उनकी लाइफ में? कौन सी एक क्वालिटी ऐसी? एबिलिटी टू कॉन्स्टेंटली लर्न। देखिए, हम सब ना आउटपुट स्कोर्स पे मेजर करते हैं लोगों को, कि इसने ये कर दिया, इसने तो पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया, 20% का रिटर्न निकाल लिया 60 साल के लिए। आई थिंक वी शुड लुक एट द इनपुट, कि हुआ कैसे, एंड दैट वन एबिलिटी इज एबिलिटी टू लर्न। चार्ली मंगर भी यही कहते थे उनके पार्टनर, लर्न 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 एंड लर्न। वॉरेन बफेट भी कहते हैं मैं रोज दिन में 2 घंटे किताब पढ़ता हूँ। वो तो नहीं कहते मैं 2 घंटे रोज नेटफ्लिक्स देखता हूँ, ही इज नॉट सेइंग दैट, ही इज सेइंग आई 2 घंटे रोज किताब पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, सारे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सुबह, बिल्कुल पढ़ता हूँ। सो आई थिंक द थिंग विच हैज़ मेड हिम वेरी सक्सेसफुल इसकी उनके अंदर एक इनेट डिज़ायर है पढ़ते रहने की, अपडेट होने की, नई नई चीज़ों के बारे में समझने की। सेकेंड, ही नोज हाउ टू सिंप्लीफाई वेरी कॉम्प्लेक्स आइडियाज। उनके जो वन लाइनर्स होते हैं, मतलब अपने आप में पूरी कॉन्सेप्ट को बड़े सिंपल से एक लाइन में समझाते हैं। जैसे एक उनका कॉन्सेप्ट है, डोंट टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ योर फीट। कितनी प्यारी लाइन है, इन्वेस्टमेंट में और लाइफ में कितना सूटेबल है, कि आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि घर बार बेच के पूरा पैसा डाल दो, पहले थोड़ा पैसा डाल के देखो, हल्का सा पैर गीला करके देखो, फिर आगे कमिट करो। तो ऐसे उनके जो छोटे एनेक्डोट्स है, इफ यू वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच यू नीड टू डू। क्या करना है? रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप अपेक्षाएं कम रखोगे तो रिश्ते लंबे निभ जाएंगे। तो जो उनकी सिंप्लिसिटी है बातों में, जिस सिंपल तरीके से वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, आई थिंक मैं तो उनका मतलब डाई हार्ड फैन हूँ, स्टूडेंट हूँ, जो भी कहना चाहूँ। मैंने संजय भाई जो वॉरेन बुफेट साहब के बारे में जो पढ़ा है, मुझे लगता है कि पर्सनली अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछता तो मैं ये बोलता कि वन थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम इज समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ इज टू नॉट टेक अ डिसीजन। आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट ही हैज डन ओवर द ईयर्स। मतलब 10 साल तक मेरे को डिसीजन लेना ही नहीं है, मैंने पैसा डाल दिया, मेरे को नहीं लेना डिसीजन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हम इसको इन्वेस्टमेंट्स में कहते हैं कि इनएक्टिविटी इन इन्वेस्टमेंट्स इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप जितना इनएक्टिव रहोगे, यूएस में एक बार रिसर्च किया गया कि किसके रिटर्न सबसे ज्यादा है। द आंसर वाज नर्सेज। क्योंकि नर्सेज क्या होता है, वो रात को काम करती हैं, दिन में सो जाती हैं, तो स्टॉक मार्केट देख ही नहीं पाती, फिर अगली शाम वापस उठती हैं, वापस नौकरी पे चली जाती हैं, रात भर काम करती हैं, सुबह सो जाती हैं। तो ऐसे करते करते 40 साल निकल गए, पैसा वो डालती गई डिसिप्लिन तरीके से, उनके जो रिटर्न्स थे वो बाकी सबसे ज़्यादा अच्छे निकल आए। तो एंड ऑफ द डे, टाइम इन द मार्केट विल ऑलवेज बी टाइमिंग द मार्केट। मैंने राहुल भाई अपने जीवन में एक भी इकोनॉमिस्ट नहीं देखा है जो स्टॉक मार्केट से अमीर बना हो, पर मैंने बहुत सारे, मतलब सॉरी टू यूज द वर्ड, बहुत सारे गधे देखे हैं जो स्टॉक मार्केट से बहुत अमीर बन गए। क्यों? क्योंकि लेके भूल गए इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज टू मेक मनी, पर लोग कर नहीं पाते क्योंकि रोज अब स्कोर दिखता रहता है आंखों के सामने, आज इतना ऊपर आज इतना नीचे, तो उससे वो थोड़ा सा बंदला जाते हैं, जैसे कहते हैं। तो अभी स्टॉक मार्केट सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं क्योंकि उससे उनको भी पैसा बन रहा है। फिर भी इंडिया में जो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज लाइक लेट्स से यूएस से। इसका क्या रीज़न है और कैसे ये आपको क्या लग रहा है, ट्रेंड कैसे रहेगा, और ज़्यादा लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में, स्पेशली ट्रेडिंग? देखिए, हिस्टोरिकली इंडिया में अगर आप देखें ना, तो इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री। अभी 79th इंडिपेंडेंस डे था, तो बहुत छोटी कंट्री। आपको पता है यूएस इज इंडिपेंडेंट सिंस लास्ट 600 ईयर्स। तो यूएस इज 600 ईयर ओल्ड कंट्री। अब आप बोलेंगे वैसे तो हम 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, वापस बोलूँगा सॉरी,
वैसे तो आप बोलेंगे कि हम 5,000 साल पुराना सिविलाइजेशन, बट फ्रीडम हैज कम टू अस ओनली 79 ईयर्स बैक, तो वी आर फेयरली यंग कंट्री राइट नाउ। दूसरा, उस टाइम के लोग जो थे जब माइग्रेट हुए, दे सॉ अ लॉट ऑफ पेन। बहुत लोग अपने घर छोड़ के आए, परिवारजनों को छोड़ के आए, दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ लाइव्स। तो उनके लिए ना सेफ्टी सिक्योरिटी मैटर्ड द मोस्ट। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने घर खरीद लिए, ज़मीनें खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया। बोले यार यही चीज़ें जो तब काम आती हैं। तो वो जो ट्रॉमा था उनका 1947 का, वो ट्रॉमा बहुत टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हुआ। टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, कोई चीज़ ओपन अप हुई नहीं थी, तो वो ट्रॉमा कंटिन्यू रहा मेरे पेरेंट्स के जनरेशन में भी। वो ट्रॉमा 90s तक भी कंटिन्यू रहा। मैं 84 का बर्थ है मेरा, तो 90s में भी हमने देखा। फिर 90s के बाद चीज़ें चेंज हुई हैं और वो बहुत ड्रास्टिक है। तो सेकेंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हैज कम इन 1991-92, विच इज ओनली 30 ईयर्स ओल्ड। तो तब तक तो रियल एस्टेट ही चलता था। अब क्या हुआ कि सारा पैसा तो उन्हीं लोगों के पास है जो लोग वहां से शिफ्ट हुए थे, और मेरे पेरेंट्स की जनरेशन। तो वो आज भी काफी लोग जो हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल गोइंग फॉर इक्विटीज। उनको लगता है सट्टा है, कल को जीरो हो सकता है। हर्षद मेहता स्कैम याद करते रहते हैं, अरे देखो उस टाइम पे 100 दिन मार्केट बंद थी, ये था वो था। तो वो इवॉल्वमेंट होना बहुत मुश्किल है, और सारा पैसा उन्हीं के पास है। अभी भी हाउस होल्ड इनकम में से 50% से ज्यादा रियल एस्टेट और गोल्ड में है। उसके बाद जो नेक्स्ट बिग बेट है वो एफडी है, मतलब एफडी में पड़ा हुआ है। तो ये सारा अनलॉक्ड पैसा है, धीरे 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 ये मार्केट्स में आएगा। 25,000 टन सोना है भारत में, हाउस होल्ड गोल्ड। अमेरिका में 8,000 टन है। मतलब एक जगह जहां हम अमेरिका से बहुत आगे है पॉपुलेशन छोड़ के, वो है कि हमारे पास सोना ज्यादा है उनसे, हाउस होल्ड गोल्ड। पर वो इनएक्टिव गोल्ड है, उसमें उसका कोई आरओआई नहीं है, उसका कंट्री में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। वो अगर उधार पे आ जाए कंट्री में तो इट्स इन इटसेल्फ $3 ट्रिलियन अमाउंट, पर वो नहीं आता। लोगों ने दबा के रखा हुआ है अपने, क्योंकि उनको डर है, उनको लाइफ में डर है यार कल को कुछ हो गया तो। अब हमारी जो जनरेशन आई या इसके आगे की जो जनरेशन आ रही है, वो थोड़ी इवॉल्व आ रही है। वो डिजिटल फर्स्ट जनरेशन आई है, उनको फिजिकल एसेट से प्रेम नहीं है, वो एक जगह फिक्सेटेड नहीं है, वो एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा वैल्यू कर रही हैं, वो योलो वाले कॉन्सेप्ट पे चल रही हैं कि यू ओनली लिव वंस। अच्छा, बहुतों के पेरेंट्स बहुत एफ्लुएंट है, तो वो सोचते हैं ठीक है यार माँ बाप के पास पैसा तो है ही, क्या चिंता करनी लाइफ में। सो आई थिंक लॉट ऑफ सोशल ट्रॉमास जो पहले थे, जिस वजह से एसेट क्लासेस का डाइवर्सिफिकेशन रियल एस्टेट और गोल्ड की तरफ ज़्यादा था, धीरे 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 वो अब चेंज होगा। और इसके हमें दिख ही रहे हैं इम्पैक्ट। सेंसेक्स जब से ओपन हुआ 1880 से, तब से लेके 2019 तक 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खोले थे। 2019 से लेके 2025 तक 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खोले, 7 टाइम्स। तो जो काम 100 साल में हुआ था, उससे 7 टाइम्स ज्यादा काम पिछले 6 साल में हुआ है। तो ये एडॉप्शन है, अपने आप में एडॉप्शन है। और धीरे धीरे जब लोग रिटर्न्स देखेंगे, धीरे धीरे जब म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा देर इन्वेस्टमेंट करके लोग पैसे बनाएंगे और स्टोरीज आगे आएंगी, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ यार, लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाता है। अभी लॉन्ग टर्म के लिए ना लोगों को 2 ही चीज़ें समझ आती है यार, ज़मीन में डाल दो तो बढ़ जाएगी, सोना ले लो बढ़ जाएगा। अभी धीरे धीरे वो प्रचलन आने। अच्छा, यंग फैमिलीज़ हैं, उनको लिक्विडिटी चाहिए, कैश चाहिए हाथ में, ज़मीन बिकती नहीं है जल्दी, फिर उसमें हैसल बहुत होता है, परेशानी बहुत होती है, आप उसको टुकड़ों में बेच नहीं सकते, कल को इमीडिएटली पैसा चाहिए तो ज़मीन से मिलता नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे ये झुकाव आएगा कि लोग इक्विटी मार्केट्स की तरफ जाएं। ओके संजय भाई, एक जो लोगों का माइंडसेट है स्पेशली लॉन्ग टर्म सेविंग्स को लेके, वो ये है कि मैं ज़िंदगी भर लगा देता हूँ पैसे जोड़ने में, कल को मेरे बच्चे बड़े होते हैं और कह देते हैं आपको तो कुछ नहीं आता, तो ज़िंदगी भर में पैसे क्यों जोड़ूं? ये माइंडसेट लोगों का है, ये सही है गलत है, आप क्या बोलते हैं? ये ना हमें थोड़ा सा, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये, एवरीबडी हैज़ अ राइट, इसमें सब कोई भी गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। हम ना ओवर सिक्योर करना चाहते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन को। यूएस में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल गेट्स की नेटवर्थ $100 बिलियन से ऊपर है। उन्होंने अपनी बेटी को $60 मिलियन दिया। अब आपको 60 मिलियन भी बहुत है, पर आप प्रपोर्शन देखो ना यार, यहां किसी के पास 100 बिलियन होगा तो पूरा 100 बिलियन जाएगा। उन्होंने अपनी बेटी को 60 मिलियन दिया। 100 बिलियन पता है कितने मिलियन होता है सर? 100 बिलियन होता है करीबन 1 लाख होता है ना, हाँ 100 बिलियन होता है 1 लाख मिलियन।
1 लाख मिलियन में से 60 मिलियन दिया है बेटी को। मतलब आप समझिए कि किसी घर में लाख रुपए के एसेट्स थे, बच्चों को 60 रुपए मिले हैं। हमारे परिवार में तो सुन के ही हाहाकार मच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं बेटी खुद से काम करे, खुद से मेहनत। तो मैंने बनाए थे भाई, तो मैं तो इसका चंदा कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं अपने एम्प्लॉइज को दूंगा। एनवीडिया ने अपने कंपनी में, मैं एक बंदे से मिला, मेरे पास आया कि सर मेरे को आपके साथ थोड़ी बात करनी है। बोलते मेरे पास एनवीडिया के शेयर है। मैंने अच्छा। बोलते मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ एनवीडिया में। इंडिया नहीं था, इंडिया में था। तो मैंने बोला कितने के शेयर? बोलते मेरे पास 18 करोड़ रुपए के शेयर है। मैं बोला वाह यार, तुम्हारी तो मतलब SIP FSIP सब इसी ने कर दी। बोलता है सर मैंने ना बीच में शेयर्स बेच के ज़मीनें खरीद ली थी, थोड़ा बैंगलोर में घर ले लिया आज। बोलते मेरा एक और दोस्त है, उसको भी उतने शेयर्स मिले थे जितने मुझे मिले थे, उसने कुछ नहीं बेचा। बोला अच्छा वेरी गुड, तो उसके पास कितने? तो उससे बोला गेस करो। बोला तेरे पास 18, उसके पास 30-35 होंगे। बोलता सर उसके पास 250 करोड़ के शेयर्स है। बोलता अगर आज मैंने एक भी शेयर नहीं बेचा होता तो 250 करोड़ मेरे को मिलते। सो पॉइंट इज कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि आपको ना अपने बच्चों को ही अमीर बना के नहीं जाना है, वो खराब कर देंगे पैसा। आप अगर उनको स्किल दे के चले गए तो उनको आपके पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दे विल नो हाउ टू मेक मनी। हाँ डेफिनेटली अगर आपने कमाया तो उनका राइट है कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए, उनको अच्छे एजुकेशन ले, थोड़ा पैसा आप उनको दो, पर उनको पैसा देने के चक्कर में अपने आप का पूरा पेट काटना, कोई एक्सपीरियंस नहीं लेना, घूमने नहीं जाना, फिरने नहीं जाना, आई थिंक दैट इज वेरी बैड। फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जब सुनते हैं ना संजय भैया, तो ऐसा लगता है कि स्टारबक्स पे कॉफी पीना तो एक क्राइम है। दूसरी तरफ मोटिवेशनल स्पीकर को जब सुनते हैं तो वो बोलते हैं अगले बार ढाबे पे खाना मत खाना, अगले बार टपरी पे चाय मत पीना, 5 स्टार होटल में पीना, चाहे लोन लेके चाय पियो लेकिन 5 स्टार होटल में पीना। तो किसकी बात सुन? दोनों कैटेगरी के दोस्त हैं हमारे, पर ये सुनने के बाद कौन नाराज होगा वो देखना पड़ेगा। देखिए मेरा मानना ये है कि दोनों ही एडवाइसेस एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ना ही आपको पेट काट के आपको लगता है, मैं तो स्टारबक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो जाता हूँ, सबसे पहले मेरी कैफे लाते विद हेजलनट एंड व्हिप्ड क्रीम मिलती है मेरे को, फुल फ्लेज्ड बढ़िया 700-800 रुपये का मेरा कप होता है, पर मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ। तो पहले ऐसा ना हो जाए कि आप अफोर्ड ना कर पाओ और सिर्फ एक वो सेल्फी के लिए अपन कर रहे हो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। क्या ये आपको पसंद है? जैसे मेरे को पसंद है, मैंने आपको बिल्कुल ब्रांड के साथ कौन सी पीता हूं, क्या पीता हूं, और वहां जाके मुझे पूरी पिच मारते सर ये नया फ्लेवर आया, ये मतलब नहीं भाई वही एग्जैक्टली जो मैंने बोला है, क्योंकि मेरे को वही चीज पसंद है। तो आई डोंट गो देयर फॉर नॉवेल्टी एंड वैनिटी कि नया क्या आया है, या फिर अहंकार दिखाना है कि मेरे पास मैं तो जाके स्टारबक्स में पी सकता हूँ। मैंने अपनी वर्थ बनाई और आज मैं पी सकता हूँ। आई एम एंजॉइंग दैट कॉफी। तो पहले अपनी वर्थ बना लो। दूसरा साइड जो है वो है मैनिफेस्टेशन का, कि आप बेटर जगह पे जाओगे, देखोगे। आई थिंक आप मैनिफेस्ट करके आ गए और एक्शन नहीं कर रहे तो क्या फायदा उस चीज का? तो मैं हमेशा कहता हूं मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज टाइम पास। आप आंख बंद करके कुछ भी सोच लो, सोचने के कौन से पैसे लग रहे हैं, पर आप सोच के अगर कोई एक्शन प्लान नहीं बना रहे हो, व्हाट इज योर एक्शन ऑन दिस? आपने विजन बोर्ड बना लिया, आपका अगला एक्शन क्या है? आपको मर्सिडीज चाहिए, आपका अगला एक्शन क्या है? यही है, ऋतिक वाली बॉडी चाहिए पर सुबह 9 बजे तक उठ नहीं पा रहे, जलेबी छोड़ नहीं पा रहे, वर्कआउट करने जाते हैं तो जिम में बैठ ही जाते हैं, काम ही नहीं कर पाते, तो फिर कहां से ऋतिक वाली बॉडी मिलेगी भाई? सो मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज टाइम पास। एंड नॉट ड्रिंकिंग जस्ट बिकॉज उससे SIP करके आप करोड़पति बन सकते थे, दैट इज ऑल्सो वेस्ट। अपने वॉन्ट्स नीड्स कैटेगरीज कर लो, अपने एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ को बजट कर लो और बढ़िया से पियो, सारी जो चीजें करनी है करो लाइफ में। ओके, वेडिंग पे 20 लाख खर्च करनी चाहिए? अगर आपके पास 2 करोड़ है तो कर लो, उधार लेके मत करो यार। अगेन सी, देखिए रूल्स फॉलो करने होते हैं, बजटिंग के रूल्स होने चाहिए। 20 लाख की अगर आप मैरिज कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नेटवर्थ एटलीस्ट 1 करोड़ होनी चाहिए। मतलब 2 करोड़ चलो ज्यादा हो गया होगा, कुछ इंडियन फैमिलीज इमोशनल बहुत होती हैं एंड फॉर देम इट्स अ वेरी बिग ओकेजन एंड इट्स अ रीपेमेंट ऑल्सो ना, कि आप 50 शादियों में खा के आए तो भाई अब उनको भी तो खिलाना है। तो 50 जगह लिफाफे देके आए तो अब आपको भी लिफाफा चाहिए सबसे। तो मतलब जोक्स अपार्ट, बट या आई थिंक उतना करो जिससे आपको परेशानी ना हो। देखिए जो भी मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं राहुल भाई। एक कपल है यंग, उसने 1 करोड़ का घर लिया
80 लाख का लोन है, और एक कपल है यंग जिसके पास 1 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स हैं, सोसाइटी किसको सेलिब्रेट करेगी? जिसके पास घर, और वैसे सिचुएशन किसकी बेटर है? जिसके पास म्यूचुअल फंड। तो सोसाइटी जिस चीज को सेलिब्रेट करती है वो आपके लिए सही है, ये सही नहीं है। मतलब जस्ट बिकॉज सोसाइटी इज सेलिब्रेटिंग इट फॉर यू, दैट डजंट मीन दैट थिंग इज राइट फॉर यू। ठीक है कि आपने घर ले लिया, अरे हाउस वार्मिंग पार्टी हो रही है, अरे अगले महीने की ईएमआई कहां से आएगी भाई, नौकरी ना चली जाए, बॉस की अब सुननी पड़ेगी, वर्सेस अ गाय हु इज सिटिंग ऑन अ 1 करोड़ म्यूचुअल फंड। बॉस ने बोला कि अरे तू देर से कैसे? बोला सर थैंक यू सो मच, रेजिग्नेशन चिट्ठी हम जेब में लेके घूमते हैं। सो पॉइंट इज कि जो सोसाइटी सेलिब्रेट कर रहा है उसको बेंचमार्क मत मानो। आपकी हैप्पीनेस क्या? अगर आपको एक छोटी शादी से खुशी मिलती है, आप छोटी शादी करो। लोगों ने तो जब आप बड़ी शादी करोगे तब भी कुछ बोलना है, छोटी शादी करोगे तब भी कुछ बोलना है, उससे फर्क मत पड़ो। व्हाट यू लाइक, यू रियली लाइक अ ग्रैंड वेडिंग, डू इट, बट देन डोंट गो ओवरबोर्ड। मतलब उधार मत लेके करने लगे। संजय भाई, हमारे जो माइंडसेट बनाया गया है ना, मोस्टली हम लोगों ने बॉलीवुड मूवीज से सीखा है। ओ यस, बिल्कुल, आई टोटली अग्री। है ना, कैसे पैसे को फ्लॉन्ट करते हैं। आपको क्या लग रहा है, बॉलीवुड का क्या रोल रहा है इंडियन सोसाइटी के फाइनेंशियल डिसीजंस में? आपने जो बात की है ना, वो मतलब 100 आउट ऑफ 100, 99 भी नहीं है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम क्या सुनते आए हैं बिजनेसमैन के बारे में कि बिजनेसमैन चोर है, एम आई राइट? वो क्या मेहनत करता है, कितने लोगों का घर पाल रहा है, वो सब कोई नहीं देख रहा है, बिजनेस चोर है। और ये थीसिस कहाँ से बनी? क्योंकि सारी 1970s की मूवी में बिजनेसमैन चोर था, गलत तरीके से पैसे कमाता था, माल स्मगल करता था, और एक गरीबों का मसीहा निकलता था जो उसको या तो फाइट करता था या लेबर में उसकी वो चलती थी या कुछ करता था, और दीवार जैसी मूवीज और ऐसी सब मूवीज आती थी। तो आपके माइंड में ही डाल दिया गया ना। अच्छा, मूवीज बनती है रेवेन्यू के लिए। रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपको ज्यादा बड़ी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, और ज्यादा बड़ी ऑडियंस इंडिया में कौन है? पुअर है। तो यानी उन्हीं के पाते, जब आप पुअर को बोलते हो देख साला ये चोर है, तो बोलता हाँ यार चोर है, सही कह रहा है, मेरे साथ भी चोरी। अरे तेरे साथ क्या चोरी करी भाई, तू तो ये तो बता पहले। कई सारी स्टेट्स में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स ने एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशंस को ही भगा दिया कि नहीं ये देखो ये चोर है, ये तुम्हारा पैसा लेके भाग रहे हैं, और आज उधर भुखमरी की हालत है, बैंड बजी पड़ी है। तो इंडियन एंड नाउ मूवीज क्या हो गई है? आज की मूवीज फ्लॉन्टिंग वाली हो गई है। तो जेनजी अब उनसे इंस्पायर हो रहा है। तो एक जनरेशन थी जिसने पूरा टाइम ये सोचा कि बिजनेसमैन चोर है। आज तक मैंने कोई मूवी ये नहीं देखी जिसमें बिजनेसमैन की वाहवाही की हो बहुत ज्यादा। हमारे पिक्चर के रियल हीरोज तो बिजनेसमैन है, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बैंक को ब्याज दे रहे हैं, इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहे हैं, सप्लायर को पैसा दे रहे हैं, कस्टमर को माल दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं बेचारे। अब देखिए, इतना बड़ा देश होगा तो कहीं ना कहीं गलत भी होगा, सही भी होगा, पर 90% चीजें तो ठीक ही चल रही है ना। आज अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो 4 लाख एम्प्लॉयज हैं, तो उनकी तनख्वाहें जाती हैं। कितने वेंडर्स जुड़े हैं उनके साथ, कितने बैंक से जो ब्याज कमा पा रहे हैं, उस ब्याज की वजह से हमारे को एफडी में ब्याज मिलता है, वहीं से तो आ रहा है ना, बैंक थोड़ी अपनी जेब से देगा। सो जो परसेप्शन क्रिएट किया गया ना, वो बहुत गलत है। हमें कॉन्शियस कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, और कॉन्शियस कैपिटलिज्म को ही प्रमोट करना चाहिए। कैपिटलिज्म होना चाहिए पर कॉन्शियस होना चाहिए, यानी कि देने की भावना भी वापस होनी चाहिए। जैसे हमने बात करी, बिल गेट्स अपना पैसा दान कर रहे हैं, वॉरेन बफेट अपना पैसा दान करते हैं, और भी अडानी साहब ने 60,000 करोड़ का दान अनाउंस किया कि भाई मैं करूंगा। सो कैपिटलिज्म शुड बी देयर विद कॉन्शियसनेस। और बॉलीवुड देखिए वो करेगा विच अपील्स टू मेजॉरिटी ऑडियंस। मैंने क्या बोला, आपने बोला ना कि जैसे इन्फ्लुएंसर है गलत, इन्फ्लुएंसर गलत है सही है अलग बात है, वो आपके यहाँ की देश की मानसिकता बताता है कि आपका देश क्या करे। लाइक योर लीडर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वोटर्स। जो नेता चुन के आ रहा है उसको चुन कौन रहा है? आपकी ऑडियंस, आपके वोटर्स चुन रहे हैं। तो ही इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वोटर्स। वोटर्स क्या चाहते हैं वो दिख रहा है आपको सामने, तो उनको ब्लेम क्या करना? वो तो वही माल बेचेंगे ना जो उनका कस्टमर चाहेगा। बॉलीवुड का कस्टमर आम आदमी था, तो उन्होंने बताया कि भाई बिजनेसमैन चोर है, और आज बता रहा है जेनजी को ऐसा पैसा उड़ाना चाहिए, ऐसे उड़ाना चाहिए। ये कोई पता नहीं टर्म्स लेके आ जाते हैं कुछ नए नए, वो बेंचिंग और ये चिंग और वो चिंग और डेटिंग और ये पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ रहा है आजकल। तो ये है जी सिचुएशनशिप, ये शिप वो शिप, पता नहीं कितनी तो शिप बना दी इन्होंने। माइक्रोशिप भी कुछ है। अच्छा, 2-3 days ऑफ रिलेशनशिप,
अरे रे, नो कमिटमेंट। बोलो। बेंचिंग का तो आप बोल ही रहे हो। हाँ, बेंचिंग हो गई, हाँ, हाँ। कि भाई एक को साइड में रखा है अभी इधर जब तक मुझे लग रहा है पॉडकास्ट वाले लोग ये ना बोले कि तुम ज्ञान तो पेल रहे हो, पता सब तुम्हें भी है। नहीं, अरे देखो, भाई हमने सोशल मीडिया पे देखा है। हाँ? नहीं, मेरे केस में क्या है, आप कजिन्स हुआ 24-25 ईयर ओल्ड, तो मैं ना उनके साथ बात करता रहता हूँ कि यार क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, और वो मुझे जब बताते मैं डर जाता हूँ राहुल भाई। ये तो चलो मजाक वाला पार्ट हो गया, बट द वे दीज गाइज आर गोइंग, द काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट फीलिंग दे हैव। और अब तो हम देख रहे हैं रील्स में, मीम्स में, कि कैसे जेंजीज बिहेवियर इन ऑफिस पे तो कितनी मीम्स बनने लग गए, आप मेरे मेंटल स्पेस पे आ रहे हो। हम सोचते हैं कि ये सब वर्ड्स तो हम जिंदगी में बॉस के सामने नहीं बोल पाते थे यार। तो चलो ठीक है, टाइम्स आर चेंजिंग एंड सो आर द ऑफिस कल्चर्स चेंजिंग। और बट यही है कि बॉलीवुड हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पीपल्स माइंड इन इंडिया, एंड बट बॉलीवुड विल ओनली प्रोड्यूस व्हाट पीपल वांट टू सी। तो वो आपके ऑडियंस का भी दृश्य है। संजय भाई, जब बॉलीवुड में लोग ये सेलिब्रिटीज़ थे जिनको हम देखते थे, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादातर उनमें से जो लोग रहे हैं, अंडरवर्ल्ड से कोई जुड़ा हुआ था, किसी ने बहुत बड़े स्कैम करे थे, मर्डर्स करे थे, बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, उन लोगों को हम काफ़ी साल तक चेज कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, है ना। उसके बाद फिर कुछ साल पहले जब इंटरनेट आया तो इन्फ्लुएंसर जब आने शुरू हुए, मतलब नॉर्मल लोग जो थे, है ना, वो इन्फ्लुएंसर बनना शुरू हुए, सेलिब्रिटी बनना शुरू हुए। तो एक टाइम ऐसा लगा था कि अब क्योंकि नॉर्मल लोग जो है ना वो फेस बन रहे हैं तो शायद सोसाइटी बेटर होने वाली है ना। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर ने लगाई है ना देश की, मुझे लग रहा है कि शायद बॉलीवुड को ही फॉलो करें तो बेटर। कल मैं पढ़ रहा था कि इसरो के चेयरमैन की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए महीना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और कोई क्रिंज क्रिएटर जो है महीने का 30-40 लाख रुपए कमा लेता है या कमा लेती है। सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है ये राहुल जी। सोसाइटी, आप यूएस जाओ, हार्वर्ड के प्रोफेसर्स की सिर्फ इज्जत नहीं होती है, उनको पागल जैसा पैसा बनता है। दे मेक अ किलिंग ऑन कंसल्टिंग्स एंड इवन हार्वर्ड पेज देम सो वेल। और यहाँ के अध्यापक और टीचर्स का क्या स्टेटस है? यहाँ इट इज बिकम अ जस्ट कि भाई तुम्हारे को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ठीक है थोड़ा बहुत ले लो पैसा, 1-2 लाख रुपया, 50,000 रुपया ले लो, और फिर उसी टाइप का वो आउटपुट भी देने की देखते हैं। यार देखो ये क्रिएटर तो इतना पैसा कमा रहा है, हम यहाँ इतना बैंड बजा रहे हैं, हमारे को कुछ पैसा नहीं मिल रहा। तो जिनमें रियल में भावना होती है सेवा की, वो कुछ कर पाते हैं। बट लुक एट द डिस्पैरिटी, एंड दैट्स व्हाई टैलेंट गेट्स अट्रैक्टेड इन दोज कंट्रीज। अभी मैं दुबई का देख रहा था, दुबई ने पहले क्रिएटर्स HQ बनाया कि आप क्रिएटर हो हमारे यहाँ, जो हम आपको, नाउ दे आर हेल्पिंग क्रिएटर्स गेट गोल्डन वीजा। जो गोल्डन वीजा 4 करोड़ में मिलता है, वो 4 लाख रुपए में दिला रहे हैं क्रिएटर को, कि अगर आप एलिजिबल हो तो। अब उन्होंने बोला कि जितने लोग गेमिंग करना चाहते हैं, मतलब कंपेटिटिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स होता है, उनके लिए हम अलग से खोल देते हैं। कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर अट्रैक्टिंग टैलेंट कि भाई आ जाओ हमारे पास, टैलेंट इज एवरीथिंग। संजय भाई, हमने दुबई की बात की है ना, तो बहुत सारे बिलियनर्स इंडिया से स्विच करके दुबई जा रहे हैं जी। तो सच में बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से शिफ्ट हो रहे हैं? टैक्सेशन बर्डन की वजह से शिफ्ट हो रहे हैं या बेटर लाइफस्टाइल की वजह से शिफ्ट हो रहे हैं? आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें जो आपने बताई, बट एक बहुत बड़ी चीज़ है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। देखिए, एक व्यापारी, बिजनेसमैन, जो पैसा कमा लेता है, उसको क्या चाहिए? प्रिडिक्टेबिलिटी, कि मैं काम कर रहा हूँ, नियम ये है, मैं नियम के हिसाब से काम कर रहा हूँ, पैसा बना रहा हूँ, पैसा लेके जा रहा हूँ। ऐसा ना हो जाए कि कल को कोई उठे और बोले कि यार तुमने ना 10 साल पहले ये काम किया था, तो 10 साल से जो कमा रहे हो वही मेरे को दे दो तुम। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना, ये लोगों को पसंद नहीं है, पहली चीज। आई डोंट थिंक सो एवरीबडी इज पेट्रियोटिक, एवरीबडी वांट्स टू स्टे बैक होम। किसी को ऐसा दूसरे देश में जाके, जहां पे नागरिकता भी नहीं मिलती आपको, वहां पे जाके रहना किसी को ऐसा बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएगा। बट जब व्यक्ति को अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो मिलता है तो फिर वो रहना नहीं चाहता। सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न है, दो आई थिंक इंडिया इज इम्प्रूव्ड वेरी सिग्निफिकेंटली ऑन दैट, बट स्कोप अभी बहुत बड़ा है, देश भी बहुत बड़ा है दैट वेज। और तीसरा ऑब्वियसली मनी एंड बेनिफिट्स हैं कि आपको टैक्स का बेनिफिट हो रहा है, या फिर जो आर्बिट्राज है वो तो है ही। और ग्लोबल एक्सेस आपको मिल जाता है वहाँ जब आप जाते हो, तो आपको अचानक से यू आर नाउ इन द बिग लीग। US इज क्लोज, यूरोप इज क्लोज, है ना, मतलब वो अचानक से सब ओपन हो जाता है।
70 कंट्री के लोग वहाँ घूम रहे हैं, आपको मिलते हैं, तो आप एक नेटवर्क बना पाते हो उस लेवल का। तो जिसके एस्पिरेशन बड़े हैं फिर वो लीप लेना चाहता ही है कि लाइफ में जाए। तो ये मेरे को लगता है बड़े हैं। और प्लस द फैक्ट दैट दे अट्रैक्ट टैलेंट। ओके हाँ, दे गिव अ लॉट टू टैलेंट, मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात है टैलेंट लाना। संजय भाई, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं और मेरे को 1 साल में उनको ज़ीरो करना है। तो मेरे को वो तरीके बता दो और वो हैबिट्स बता दो। देखिए 10 को आपको जीरो करना तो बहुत मेहनत लगेगी यार वैसे। बहुत ही अलग लेवल का पागलपन लगेगा आपको। बट हाँ, आई थिंक वही ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, गैम्बलिंग, उसके बाद वेस्टफुल एक्सपेंसेस, नॉट कीपिंग अ ट्रैक ऑन योर मनी, गिविंग मनी टू योर फ्रेंड्स एज लोन, गारंटी वापस नहीं आता। कभी नहीं वापस आया भाई। ये एक बहुत अच्छा तरीका है वैसे पैसे जल्दी जीरो करने का। उसके बाद वही है, मतलब वेस्टफुल एक्सपेंसेस कर लिया और यूजलेस इन्वेस्टमेंट्स कर ली, इधर उधर पैसा डाल दिया बिना सोचे समझे, तो आपका पैसा जीरो होना ही है। कौन से हैबिट्स ऐसे हैं जिससे ये हेल्प हो जाएगा ज़ीरो करने में? हेल्प हो जाएगा ज़ीरो करने में, 10 करोड़ से ज़ीरो करने में कौन से मेरे ऐसे हैबिट्स हो सकते हैं जिससे कि लोग आपकी वाहवाही करते हो और आप एकदम चने के झाड़ पे चढ़ जाते हो कि सर आप तो ग्रेट हो, अरे सर ग्रेट हो ग्रेट हो, जरा 10 लाख का चेक काटना है, इधर इसको देना था सर। ठीक है, फिर आप सिर्फ दूसरों की सुन रहे हो, खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हो कि ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पैसा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो राहुल भाई 10 to 0 जो करना है उसमें कौन बनेगा करोड़पति के कंटेस्टेंट की कहानी है। सुशील कुमार बिहार से थे, 5 करोड़ रुपए जीत गए, सब एकदम खुश और भाई बढ़िया घर पे। अब आप सोचो टैक्स वैक्स काट के भी 3-3.5 करोड़ रुपए घर आए। अब एक व्यक्ति जो बिल्कुल ही गरीब है उसके लिए 3.5 करोड़ आ गए, तो उसकी तो जिंदगी सवर जानी चाहिए, खत्म हो गया, अब उसको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। 1 साल में वो वापस गरीब बन गए, सिर्फ 1 साल में। क्यों? क्योंकि पैसा कमा तो लिया, मैनेज करना नहीं सीखा। और वही दोस्तों को दे दिया उधार, इधर उधर पटक दिया, कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी में डाल दिया, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, 10 जगह पैसा डाल दिया। अगर वो पैसे को एफडी भी कर देता तो भी महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमा लेता और फिर कुछ उस पैसे से कर लेता। तो लोग है ना हमारे यहां सोचते हैं जो पैसा है उसको रिस्क पे लगा दो। तो अगर आपको 10 to 0 करना है तो सारे पैसे को रिस्क पे लगा दो, वो 10 to 0 हो ही जाएगा। पर अगर आपको 10 to 100 करना है तो उसमें से 90% पैसे को प्रिजर्व करो, फिक्स्ड इनकम में डालो, अच्छी हाई क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में डालो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, बचे हुए 10% के साथ जो मस्ती करनी है कर लो। संजय भाई, बात कर लेते हैं उन लोगों की जो जॉब्स में है, ठीक है, और उन लोगों की जो लेट्स से 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक की सैलरी में है, ठीक है। क्या उनको एक्सपेंसिव कार, मतलब एक्सपेंसिव कार की एक तो डेफिनेशन क्या रहेगी, और क्या उनको एक्सपेंसिव कार खरीदनी चाहिए? मेरा मानना है भारत में आपको कार तब लेनी चाहिए जब आपका ड्राइव महीने का 1500 किलोमीटर से ज्यादा। इफ यू आर ड्राइविंग फॉर मोर देन 1500 किलोमीटर अ मंथ, तब मुझे लगता है आपके लिए कार एक वायबल सोल्यूशन है। नहीं तो ओवरऑल मैथ कार को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और आज के दिन आपको उबर है, ओला है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐप्स है जो आपको 1-2 दिन के लिए गाड़ी दे भी देती है। आप रख लीजिए 2 दिन के लिए, आपको समझो वीकेंड पे ट्रैवल करना है, ठीक है, तो आपको लगता है मेरे को एक बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को फॉर्च्यूनर में जाना है या मेरे को इनोवा में जाना है, तो यू कैन टेक अ इनोवा फॉर 2 days, उसका आप रेंट पे कर दो, ठीक है। अगर आप ड्राइवर वाली करोगे तो और भी अच्छी है, पर आपको लगता है नहीं मेरे को सिर्फ गाड़ी चाहिए, चलाऊंगा मैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपके पास आजकल वेरिएबल ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। और अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपको सिंपल रूल ये याद रखना है कि आपकी जो गाड़ी की ईएमआई है वो आपकी कमाई की 15% से कम होनी चाहिए। तो अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आपकी गाड़ी की ईएमआई 15,000 से ऊपर नहीं हो सकती। बस अब 15,000 में आपको होंडा सिटी मिलती है, सिविक मिलती है, मर्सिडीज सेकंड हैंड मिलती है, जो मिलता है आप ले लो, ठीक है। और उसके हिसाब से गाड़ी आप चलाओ। सेकंड कोशिश करो सेकंड हैंड गाड़ी लो, न्यू गाड़ी लेने की ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आपकी तनख्वाह 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख है, ठीक है, न्यू गाड़ी उनको लिए जिनके पास बहुत अधिक पैसा है। मैं आज तक न्यू गाड़ी नहीं ली, हमेशा यूज्ड कार लेता हूँ। कैसे लेते हो, कैसे सोर्स करते हो, कैसे रिलायबल? बहुत टूल्स हैं आज तो, ये सब है, OLX तो है ही। उसके अलावा देयर आर सो मेनी गुड एप्स जो आ चुकी हैं जो सिर्फ इस काम में, स्पिनीज है, Cars24 है,
बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो ये काम कर रही हैं। लेकिन गाड़ियाँ रिलायबल रहती हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपको जो गाड़ी पसंद आई आप उसको टेस्ट करा लो। टेस्टिंग कराने 1,000-2,000 रुपये लगते हैं। अब तो बहुत सारी कार कंपनीज खुद ही अपना सेकंड हैंड डिवीजन चालू कर रही है। अगर आपको मर्क का सेकंड हैंड चाहिए तो उनका खुद का ही डिवीजन है, तो आप उन्हीं के डिवीजन से ले लो। तो वो तो प्रॉपर रिलायबल कार्स है, विद सब कुछ कर देते हैं। तो एंड ऑफ द डे आपका जो समझे मर्क में तो और ये सब बड़ी लग्जरी कार्स में तो सीधा 40% डाउन में मिलती है आपको 1-2 साल के अंदर। तो 90 लाख वाली गाड़ी आपको सीधा 50 लाख 60 लाख में मिल जाती है, अगर आपका वो बजट है तो। इवन जो नॉर्मल कार्स है वो भी 2 साल के अंदर 20-25% नीचे तो मिल ही जाती। तो वो भी, और 2 साल में क्या जाता है इन गाड़ियों का, ये दीज आर मेड फॉर 10-10 लाख किलोमीटर चली होती है, 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर। आप आराम से चलाओ उनको लंबे समय तक, आपको क्यों स्विच करते रहना है बार बार। ओके। कार कंपनी का तो काम है कि नए नए फीचर्स लाके देना आपका। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हर रोज नई गाड़ी लोगे। हमारी 2017 की फॉर्च्यूनर है, आज भी चला रहे हैं, ली हमने 3 साल पहले। बहुत मज़ा आया संजय भाई, मुझे पर्सनली बहुत लर्निंग मिली इस पॉडकास्ट में। जाने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स जो आप यूथ के लिए बोलना चाहते हो, स्पेशली जेनजी के लिए। आई थिंक फर्स्ट थिंग, फोमो और योलो से बचो। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड यू ओनली लिव वंस, इसकी जगह रिप्लेस कर दो पोलो से, प्लान और लूज आउट। तो आप प्लान करो अपने पूरे फाइनेंसेस को। सेकंड, जिस तरह से आपने सारी स्किल सीखी, स्कूल गए, कॉलेज गए, जो भी आपने डिग्री करी, उस तरीके से एक फाइनेंशियल एजुकेशन भी ले लो। चाहे पॉडकास्ट के माध्यम से ले लो, बुक्स के माध्यम से ले लो, कोर्स के माध्यम से ले लो, कम्युनिटीज के माध्यम से ले लो, किसी भी माध्यम से लो, पर फाइनेंशियल एजुकेशन लो। बिकॉज फाइनेंस के साथ आपका सबसे लंबा रिश्ता होने वाला है, ठीक है। जीने से लेकर मरने तक आप उनके फाइनेंस के साथ, तो बेटर हैव अ गुड रिलेशन विद मनी, ठीक है। और जब आपका मनी के साथ रिलेशन अच्छा होता है तो बाकी सबके साथ भी अपने आप ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। बाकी सब रिलेशंस ठीक हो जाते हैं जब पैसे के साथ रिलेशन ठीक होता है। और थर्ड मैं ये कहूंगा कि डोंट पुट दिस इन योर हेड कि किसी और की खुशी का मापदंड आपके लिए है। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि मुझे ये चीज खुश करती है, वैसे वो चीज उनको खुश नहीं करती, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि उनके दोस्त भी ये कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, पीयर प्रेशर में आके। तो पीयर प्रेशर में मत आइए, जो चीजें आपको खुश करती है ना वही कीजिए। लिस्ट बनाइए, व्हाट रियली मेक्स यू हैप्पी। Does going out on a trip to Ladakh on your bike make you happy? Then focus on that. Spend on that. And don't spend on these idiotic कि भाई चले गए शनिवार रात को जाके किसी पब में उड़ा के आ गए पैसे. Then that is not, should not be your focus. Your focus should be to get that bike, to plan that trip. वो आप वहां पैसा डालो ना. एटलीस्ट आप जहां पैसा डालोगे आपको खुशी तो मिलेगी. तो ये कुछ चीजें अगर कर लेंगे तो आई थिंक दे शुड हैव अ गुड लाइफ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच संजय भाई, Thank you, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस को भी। देखो आपने यहाँ तक रुक के पॉडकास्ट देखा है, अभी मैं हर पॉडकास्ट के एंड में शायद ये बोलता हूँ कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत तरह का कंटेंट अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला भी कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन अभी तक आप रुके हो ना इस पॉडकास्ट में, दैट एक्चुअली शोज दैट योर माइंडसेट इज ग्रोथ माइंडसेट। आप प्रिपेयर्ड हो टू बी दैट 1% लीग। सो ये फिल्ट्रेशन है कि हमारे जो पॉडकास्ट रहते हैं या जो भी फाइनेंशियल पॉडकास्ट रहते हैं जहाँ पे आप सीखते हो, उस पॉडकास्ट के एंड तक जब आप बने रहते हो ना, तो आप अपने आप को एक मैसेज दे रहे होते हो दैट आई एम अप फॉर समथिंग बिग इन लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर टिल द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ क्राइम, आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। और इसको ना भी करो ना, संजय भाई के चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करना, दोनों को कर लो, है ना, पैसे नहीं लगते, हो सकता है फ्यूचर में पैसे लगे सब्सक्राइब करने के। सो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज वी कम अप विद वेरी गुड कंटेंट जो आपकी लाइफ को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस। संजय भाई के साथ ये मेरा सेकंड पार्ट था पॉडकास्ट का। आप अगर चाहते हो कि मैं संजय भाई के साथ पार्ट 3 करूं तो कमेंट में लिखो पार्ट 3 एंड वी विल इनवाइट संजय भाई वंस अगेन। अगर 100 लोग बोलेंगे पार्ट 3 के लिए, हम वैसे भी आपको बुलाने वाले हैं बिकॉज वी लव हाउ यू टॉक एंड हाउ यू एजुकेट पीपल। सो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल पॉडकास्ट संजय भाई, मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू गेट लॉट ऑफ लर्निंग आउट ऑफ दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ नाइस गेस्ट। थैंक यू सो मच राहुल जी, एंड आई जस्ट वांट कि सब लोग फटाफट अपनी टॉप 5 लर्निंग्स जो आप एग्जीक्यूट करोगे कल से वो जरा कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं खुद जाके पढ़ूंगा। ये ज़रूर लिखना और फिर संजय भाई भी आपको वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।